हाय वेलकम टू अवर डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव डे 41। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिसेंटली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया था सुप्रीम कोर्ट पे। बेसिकली वो एक कमेंट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशरी एडवाइजरी कमीशन एनजेएसी एक्ट जो इसको 2015 में उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, इसका क्रिटिसिज्म कर रहे थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी। उनके अकॉर्डिंग एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना by under the premise of preserving the basic structure of constitution was a wrong thing and उस कारण से उन्होंने उस चीज को क्रिटिसाइज किया था। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस्ड है। हमारा आज का क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन along with its significance। सो हमको पहले तो ये बताना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था एंड इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये तीन चीजें हमको हमारे आंसर में डिस्कस करना है। So let's start with our answer. हमारा answer starts with defining the basic structure. So the basic structure doctrine is a doctrine made from judicial innovation specific to Indian context. ये डॉक्ट्रिन जो है ये कुछ सर्टेन फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिस्क्राइब करता है जो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो ये दो चीजें आपको याद रखना है। पहली चीज तो बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, जिसमें they can give a straightforward question कि which of the following is correct about basic structure of constitution, and to confuse you वो आपको एक ऑप्शन देंगे कि this has been defined under article 300 and article या फिर article 32। इस तरह का कोई भी आर्टिकल आपको दे के they will try to confuse you, but the fact is कि basic structure doctrine जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है। सो ये डॉक्ट्रिन के अंदर में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे प्रेमिसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश करे हैं जिनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता थ्रू एनी प्रोसीजर। मतलब पार्लियामेंट कोई भी एक्ट या लॉ पास करके या फिर कैबिनेट कोई एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन के इन एस्पेक्ट्स को या इन पार्ट्स को ब्रेक नहीं कर सकता या चेंज नहीं कर सकता। तो वो प्रोविजंस कौन से हैं? ये प्रोविजंस वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट इनलिस्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट टाइम टाइम पे एक कोई भी एक डॉक्ट्रिन या कोई भी एक प्रिंसिपल जो है उसको अफर्म करता है कि दिस कैन बी या दिस शैल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो उसको इनवायलेबल डिक्लेयर कर देता है कि पार्लियामेंट किसी भी लॉ या एक्ट को पास करके इस पार्ट को या इस प्रिंसिपल को ऑल्टर नहीं कर सकती। तो अब हम देख लेते हैं कि ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आई। तो सबसे पहले देयर वाज अ केस व्हिच हैपेंड इन 1951, दैट इज शंकरी प्रसाद केस। इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या डू पार्लियामेंट हैज अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू चेंज या टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो शंकरी प्रसाद केस में पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि यस पार्लियामेंट हैज अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, और इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। जब पार्लियामेंट के पास किसी भी अथॉरिटी की या किसी भी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। सो यस शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट सेड कि यस पार्लियामेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप टू एनी एक्सटेंट। मतलब जितना वो चाहते हैं उतना वो ऑल्टर या अमेंड कर सकते हैं। there is no issue in their amendment power, या there is no restriction over their amendment power of the constitution under article 368। this is a very important article। ये आर्टिकल 368 डिफाइन करता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कितना या कैसे अमेंड कर सकता है। इस चीज को गवर्नमेंट ने चैलेंज किया तो फिर गोलकनाथ केस हुआ था 1967, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से ये क्वेश्चन आया था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है या अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर कर सकता है। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया, एंड दे सेड कि यस पार्लियामेंट may amend but fundamental rights are immutable and transcendental in nature। सुप्रीम कोर्ट सेड कि प्रीवियसली शंकरी प्रसाद केस में ये बोला गया था कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकती है, बट गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट सेड कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स
या फिर जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है विच रिलेट्स टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट चेंज नहीं कर सकते या पार्लियामेंट उसको ऑल्टर नहीं कर सकता। नाउ देयर वर मेनी लॉज एट दैट टाइम जो पार्लियामेंट एनेक्ट करना चाहती थी उस टाइम इन ऑर्डर टू बेसिकली अचीव इट्स सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो उसको अचीव करने के लिए 24th अमेंडमेंट एक्ट पास करा पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया 24th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को एब्रेज कर सकती है। एब्रेज कर सकती है मतलब सिटीजन्स से अगर किसी सोशलिस्टिक गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है पब्लिक वेलफेयर में, अगर कोई चीज अचीव करना चाहती है लोगों के भले के लिए, तो उस केस में पार्लियामेंट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को टेक कर सकती है, मतलब टेक लोगों से दूर छीन सकती है। सो ये चीज उन्होंने एनेक्ट करी सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी गोलकनाथ केस में, उसको चेंज करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, बट एक केस हुआ 1973 में अगेन, जो कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटी की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क केस कंसिडर किया जाता है, दैट इज केशव नंदा भारती केस। सो अगेन वहां पे क्वेश्चन आया कि क्या पार्लियामेंट के पास रियली इतनी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स तक छीन सकती है, इतना अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो in this ruling, the Supreme Court said कि yes, Parliament can amend the Constitution and Parliament can do whatever they want to do with the Constitution in the Constitution in order to achieve some kind of principle for the development of society. But it at the same time put some restriction, that is the restriction of basic structure. Parliament said कि yes, गवर्नमेंट के कुछ गोल होते हैं, कुछ विजन होता है जो वो अचीव करना चाहती है, एंड कई बार इट इज नेसेसरी कि वो गोल अचीव करने के लिए कई रूल्स या कई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है लिमिट तक। बट द थिंग इज कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट उतना ही कर सकती है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब ना करे। नाउ व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर? सो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट डिडंट डिफाइंड इट। सुप्रीम कोर्ट सेड कि टाइम टाइम पे वी विल एनलिस्ट सम एलिमेंट्स, या टाइम टाइम पे हम कुछ चीजें बताएंगे जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कंसिडर किया जाएगा, जिसको पार्लियामेंट ऑल्टर नहीं कर सकता। सो ये जो अनऑल्टरेबल पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का ना, वो कौन कौन से पार्ट होंगे ये उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया। उन्होंने बस ये बताया कि टाइम टाइम पे हम कुछ पार्ट्स को बोल सकते हैं कि ये पार्ट्स पार्लियामेंट चेंज, अमेंड या ऑल्टर नहीं कर सकती, एंड इन पार्ट्स को मैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में हम कॉन्स्टिट्यूट या डिफाइन करते हैं। तो इसकी रूलिंग के बाद अगेन पार्लियामेंट को एक झटका सा लगा। गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की, उनको चाहिए था कि वो उनके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर हो जिसको वो यूज करके अपने जो भी एजेंडा है उसको फुलफिल कर सके। तो इस रूलिंग को नलीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट एनेक्ट करा, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर में उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो लिमिट लगाई है कि बेसिक स्ट्रक्चर इज द लिमिटेशन जहां तक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, तो गवर्नमेंट सेड कि नो, देयर इज नो लिमिट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कितना भी चाहे, जितना भी अमेंड कर सकती है, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो भी तो भी, पार्लियामेंट हैज नो रेस्ट्रिक्शन। एंड कोर्ट जो है कभी भी इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है, किसी पार्ट का वायलेशन कर रहा है, किसी भी चीज का वायलेशन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन दैट थिंग, दैट वायलेशन, कि वो वायलेशन कैसे हुआ या क्यों हुआ, या उसको नलीफाई करने की पावर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट नहीं रखता। तो ये बात अगेन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। एक केस हुआ अगेन फिर से जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स, जिसमें ये जो पावर रेस्ट्रिक्शन डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, सो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन डाल दी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का कितना भी अमेंडमेंट करें, आप हमको क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब कि यू हैव नो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ द डे। सो इस रूलिंग को इमीडिएटली तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, बट मिनर्वा मिल्स में जब ये क्वेश्चन आया कि क्या कोर्ट्स वाकई में इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग वापस दी कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है अगेन, एंड बेसिक स्ट्रक्चर सिंस हमने पहले ही बोला है वायलेट नहीं किया जा सकता, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट का ये पार्ट जो उनके ऊपर अनलिमिटेड पावर देता है उनको और जुडिशियल रिव्यू को प्रिवेंट करता है, रोकता है जुडिशियल रिव्यू करने से कोर्ट को, इस पार्ट को हम नलीफाई करते हैं।
एंड तब से लेके आज तक बेसिक स्ट्रक्चर को उसी तरह से उसी फॉर्म में फॉलो किया जा रहा है। सो अगेन जैसा कि आई टोल्ड कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में क्या क्या आते हैं। टाइम टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट के पास अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, कोई केस आता है, तो उस रूलिंग के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट बताती है फिर कि ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं। तो ऐसे करते करते हिस्टोरिकली आने पिछले 60 ईयर्स में 50 टू 60 ईयर्स में कई सारे एलिमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने ऐड करे बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तक बेसिक स्ट्रक्चर को तो डिफाइन नहीं किया, बट बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो लिस्ट वो टाइम टू टाइम पे उनमें कुछ एडिशन करती रहती है बेस्ड ऑन केस, कोई भी केस जो आता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आज की डेट में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, sovereignty, liberty and republic nature of Indian polity, judicial review, harmony and balance between fundamental rights and DPSP, separation of power, federal character, parliamentary system, rule of equality, unity and integrity of nation, free and fair elections, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की कुछ पावर्स जो उनको सुपीरियर बनाती हैं जुडिशियल सिस्टम में, पार्लियामेंट की लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, that is the restriction of not violating the basic structure of constitution, welfare state, freedom and dignity of individual. So अभी तक ये लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, मतलब इसमें कोई भी एडिशन टाइम टाइम पे नए एडिशन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और बेसिक स्ट्रक्चर में और चीजें ऐड कर सकता है। So parliament can enact any law as long as it do not violate these parts of the basic structure of constitution which the Supreme Court has defined till date. अब हम देख लेते हैं, हमने ये देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके अंदर में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। we move on to the last part of our question body portion of our question, जिसमें हमसे पूछा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए टेस्टिमोनी है। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी अथॉरिटी जो सिर्फ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रन होती है, जिसमें कोई भी एक पर्सन या एक ग्रुप सुपीरियर पावर नहीं ले सकता। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को वैलिडेट करती है, ताकि कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग मेजॉरिटी में आती है तो वो अपनी मेजॉरिटी का मिसयूज करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिस्टर्ब ना कर सके। दूसरा, ये इंडियन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके लिए लिमिटेशन, उसके ऊपर एक लिमिटेशन की तरह काम करती है। अदरवाइज पार्लियामेंट की जो अनलिमिटेड पावर जो हो सकती थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बिना, वो इंडिया को एक टोटलिटेरियन रेजाइम में कन्वर्ट कर सकती थी। देन ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक टेनेट्स हैं, जो कुछ कोर टेनेट्स हैं, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो फाउंडिंग फादर्स थे, जैसे कि B.R. अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने जो वैल्यूज देखी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम की, वो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, एक सक्सेसफुल कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह देखना चाहते हैं, एक आइडियल डेमोक्रेसी, उन वैल्यूज को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन वैल्यूज के साथ कुछ ऑल्टर करने की कोशिश करता है तो उसको वो प्रिवेंट करती हैं। देन इट डिलिनेट्स अ ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो है ये जुडिशरी को दोनों ऑर्गन्स में इंडिपेंडेंट, और दोनों ऑर्गन्स मतलब पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करती है। ये सुप्रीम कोर्ट को ये एक अनब्राइडल्ड पावर देती है जो इसको मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन वर्ल्ड बनाता है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट कभी भी कोई ऐसा एक्ट एनेक्ट करने की कोशिश करती है जिससे वो लोगों की सिविल लिबर्टी को कर्टेल कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को, उस लॉ को एनल कर सकता है या नलीफाई कर सकता है, इवन इफ इट इज नॉट डायरेक्टली वायलेटिंग द any of the fundamental rights, just because it is part of fundamental basic structure of constitution. Then by restraining amending power, सुप्रीम कोर्ट जो है सिटीजन्स को वो राइट प्रोवाइड करता है जो किसी भी स्टेट का कोई भी ऑर्गन ओवर रूल नहीं कर सकता। मैंने आपको बोला अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे कभी भी कोई ऐसा लॉ पास करती है जो डायरेक्टली तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर रही है, बट इनडायरेक्टली उनकी लिबर्टीज को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है, तो उस केस में ये उनकी जो पावर है, स्टेट की जो ऑर्गन्स की जो अनब्राइडल्ड या कंट्रोल है, उनको ओवर रूल कर सकती है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड लास्टली इट इज प्रोग्रेसिव एंड ओपन टू चेंजेस।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की ये होती है कि अगर वो फिक्स या रिजिड हो गया है जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल है चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम के साथ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी को प्रोग्रेस कराने की जगह उसको स्टेगनेंट सोसाइटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिंस ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो है ये कंटिन्यूअसली अपडेट होती है, कोर्ट कभी भी चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम के हिसाब से कोर्ट कभी भी उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, उस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में इम्प्रोवाइज कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की लिंक जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन है, ये बहुत प्रोग्रेसिव है और ये टाइम के साथ चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने की कैपेसिटी रखता है, जिससे सोसाइटी में प्रोग्रेशन जो है फास्टर रेट पे पॉसिबल हो सके। So these were all the significances of basic structure या basic structure doctrine of constitution. कंक्लूजन में यू कैन राइट डाउन कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये ऑब्वियसली मेजोरिटेरियन ऑथोरिटेरियनिज्म जो होता है, जिसमें गवर्नमेंट या पार्लियामेंट किसी भी कंट्री के सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजैक कर सकती है, उसको प्रोटेक्ट करने में उसके अगेंस्ट में एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। हाउएवर देयर इज वन मोर थिंग विच नीड टू बी कीप्ड इन माइंड इज कि कोर्ट को कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर का नाम लेके भी ये कोशिश करना है कि वो जुडिशियल ओवररीच ना करे। कई बार गवर्नमेंट ऑफ द डे कुछ काम करना चाहती है, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर में, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी राइट का वायलेशन बोल के उसमें इंटरफियर करके बेसिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के नाम पे द गवर्नमेंट ऑफ द डे को कोई भी एक एक्शन या एग्जीक्यूटिव एक्ट करने में प्रिवेंट करने की कैपेसिटी रखता है। सो ये चीज इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम पे जुडिशियल ओवररीच के थ्रू जुडिशरी गवर्नमेंट के काम में बहुत ज़्यादा इंटरफियर ना करे, उनके गोल्स से अचीव करने में उनको प्रिवेंट या स्टॉप ना करे, इस चीज़ का भी जुडिशरी को ख्याल रखना है। सो इन टोटल बेसिकली व्हाट वी नीड इज देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के काम के बीच में एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की जो बेसिकली एक्टिविटी है, बेसिकली जो वर्क है, उन वर्क के बीच में एक बैलेंस रखना, अचीव करना, दैट इज द मोस्ट important थिंग if we want to preserve the basic structure of constitution properly. So I hope this question was clear to you. This is a very important topic in polity, also for prelims, not just for mains. So keep it clear, and if you have any doubt, please do put it in comment section. I will clear it in the doubt section. Thank you very much for watching the video. If you like the video, please do share it with your friends and do subscribe to the channel if you haven't till yet.